हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो अपन अपना गैसीय अवस्था का लास्ट लेक्चर आज देखते हैं, लेक्चर नंबर 147। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन की बात की थी। उसके बाद बेटा अपन ने संपीड्यता गुणांक, जिसे जेड से बात करते हैं, उसकी बात की थी। इसके लिए अलग अलग केसेस लिखवाए थे, अत्यंत निम्न दाब और उच्च दाब। उसके बाद बेटा आपको नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे कि जेड आपका गैसों के द्रवीकरण, आकर्षण और संपीड़न के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उन गैसों का द्रवीकरण आसान होगा जिनके लिए जेड का मान 1 से कम है, और जिन गैसों का जेड का मान 1 से कम होता है वे गैसें आदर्श गैस से अधिकतम व्यवहार विचलन प्रदर्शित करती हैं। इसकी भी बेटा अपन ने बात कर ली थी। तो आज अपने पास दो छोटी छोटी परिभाषा और है, एक तो संगठित टक्कर आवृत्ति, एक माध्य मुक्त पथ। इन दोनों की बेटा बात करते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी के साथ बेटा अपना ये चैप्टर खत्म होगा। तो बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। संघट्ट, बेटा हमेशा याद रखें, चाहे कॉलिजन बोलो, कॉलिजन इंग्लिश में बोलते हैं, टक्कर या संघट्ट एक ही होता है। तो संघट्ट आवृत्ति की बात कर रहा हूं बेटा, इसे इंग्लिश में अपन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के नेम से जानते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो हम इसकी बात कर रहे हैं, संघट्ट टक्कर। संघट्ट और टक्कर एक ही बात होती है। आवृत्ति, तो ये बेटा किस तरीके से अपन हर गैस निकाय के लिए निकाल सकते हैं, इसके लिए एक छोटी सी परिभाषा है जिसका फॉर्मूला दे रखा है, जो आपको याद रखना है। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या है, देखिएगा। प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या संघट्ट टक्कर या आवृत्ति कहलाती है। और इसका फॉर्मूला बेटा बात करें तो देखिएगा, संघट्ट आवृत्ति या टक्कर आवृत्ति किसके बराबर होती है? 1/√2 पाई वी बार सिग्मा स्क्वायर एन। ये इसका फॉर्मूला होगा संघट्ट टक्कर या आवृत्ति का, 1/√2 पाई वी बार सिग्मा स्क्वायर एन। समझ में आ गई बात बेटा? यहां पे बेटा अपन बात करें, सिग्मा का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, तो देखिएगा, जहां वी बार क्या है आपका औसत वेग, जो भी गैस के अणु है उसका औसत वेग है कितना, वी बार। सिग्मा क्या है आपका गैस के अणु का व्यास है बेटा। एन क्या है आपका एकांक आयतन में, एकांक आयतन में गैस के अणुओं की संख्या है। समझ में आ गई बात बेटा? तो आपके पास वी बार पता लग गया औसत वेग, सिग्मा पता लग गया अणु का व्यास, और एन एकांक आयतन में अणुओं की संख्या की बात की गई है बेटा। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे, माध्य मुक्त पथ। बेटा ये क्या होता है, इसको देखते हैं। तो इसको रफ करूं बेटा, इसको रफ करता हूं और आगे नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन की बात करता हूं। माध्य मुक्त पथ, इसे लैम्डा एम से बताते हैं। इसका बेटा क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो मीन फ्री पाथ। बेटा डेफिनेशन की बात करूं इसमें, एकांक आयतन में क्रमागत दो टक्करों के मध्य तय की गई दूरी क्या कहलाएगा आपका, माध्य मुक्त पथ, लैम्डा एम, मीन फ्री पाथ कहलाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करूं, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन आपकी ये डेफिनेशन होती है।
यहां भी बेटा सिग्मा आपका अणु का व्यास और n प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या को बताएगा। बेटा यहां से अपन ने बात की क्रमागत दो टक्करों के मध्य तय की गई दूरी। तो बेटा देखो जैसे एक अणु ये है, एक इसने इधर टक्कर की, फिर टक्कर करने के बाद एक और टक्कर की, तो टोटल दूरी कितनी है, इसे क्या बोला है, क्रमागत दो टक्करों के मध्य तय की गई दूरी आपकी माध्य मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ, जिसे लैम्डा एम से बताते हैं, और इसका फॉर्मूला 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n होता है। बेटा क्लियर हो गई बात बेटा, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? तो इस तरीके से बेटा अपन ने आपका चैप्टर देखा, जिसमें जो मेन थ्योरेटिकल पॉइंट थे वो सारा बेटा अपन ने चेक किया। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, लेकिन अपन को अभी यहाँ पढ़ना नहीं है, परावैद्युतांक स्थिरांक, जो अपना रासायनिक बंध वाला चैप्टर आएगा, इसको वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, जो किसी माध्यम के नियतांक की बात करेगा कि माध्यम का नियतांक क्या है, परावैद्युतांक वैसे आयनिक यौगिकों का गुणधर्म होता है, तो जब आएगा तब देखेंगे। तो इस तरीके से बेटा अपना पाठ कंप्लीट होता है ये। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मेरी साइड से और करवा देता हूं, जिससे आपकी बेटा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। ये अपने चैप्टर की थ्योरी बेटा कंप्लीट होती है जो मैंने आपको करवाई। तो कुछ क्वेश्चन पहले क्रांतिक ताप दाब पे देख लेते हैं, फिर बाकी कुछ क्वेश्चन मैं मेरी साइड से करा देता हूं, जिससे बेटा आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलें बेटा आगे। ये रफ करता हूं बेटा। मॉड्यूल के काफी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो उसकी टेंशन आपको नहीं करनी है। कुछ एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कहीं ना कहीं एग्जाम वगैरह में आए हुए हैं। मॉड्यूल के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो बेटा वो एक बार आप खुद चेक करें। अब यदि अपन वही वो क्वेश्चन करेंगे तो फिर बेटा नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, इस चीज का ध्यान रखें भाई। तो बेटा जितने भी टॉपिक हुए हैं उन सब से रिलेटेड मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखते चलिएगा। ठीक है ना, जितने भी टॉपिक हुए हैं, मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, कॉमन जितने भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड चैप्टर अपना बेटा कंप्लीट हो गया है। तो बेटा एक क्वेश्चन देखिएगा, यदि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गैस का दाब 20% से बढ़ा दिया जाता है, तब उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। क्या बोला है, एक गैस का दाब 20% से बढ़ा दें तब उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की बेटा आपको गणना करनी है कि उसके परिवर्तन बेटा कितना होगा, किस तरीके से बेटा ये चेंज होगा। चले आगे बेटा, तो देखते हैं एक बार इसको। बेटा आपको देखो एक चीज समझ में आई कि ताप से कोई चेंज नहीं किया है, किस किस में परिवर्तन हुआ, दाब और आयतन में बात की है। या तो आप पूरी समीकरण लिखो या दाब और आयतन की बात कर लो। आप बोलो सर हमें नहीं पता लग रहा, हम तो पूरी लिखेंगे। तो देखिएगा P1 V1 N1 R T1 P2 V2 N2 R T2। बेटा मोल की बात नहीं की बराबर, नियतांक बराबर, ताप की बात नहीं की बराबर। तो बेटा क्या आया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बेटा पहले दाब मैंने 100 मान लिया, ये मैंने आपको तरीका समझा रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले 100 मान लो, जिससे बेटा प्रतिशत निकालना इजी रहता है। पहले आयतन मैंने 100 मान लिया, दाब में 20% से वृद्धि हुई है, तो 100 का 20% 120 आ जाएगा। वृद्धि हो गई मतलब बढ़ गया, क्योंकि 100 का 20% 20 और बढ़ा दिया तो 100 और 20 120। V2 निकालना है।
तो बेटा आपने V2 बोला 100 इंटू 100 बटा 120, 0 से 0 गया। बेटा इसको यदि अपन ने सॉल्व किया तो कितना आएगा, इतना आएगा बेटा 83.3 आएगा। तो बेटा V2 आपको पता लग गया 83.3। अब आपसे पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन कि कितना प्रतिशत बढ़ा है, घटा है, हुआ क्या है। तो बेटा एक चीज तो आपको समझ में आ गई, V1 पहले 100 था, V2 अब 83.3 रह गया, इसका मतलब कमी हुई है। लेकिन सर हमें ऐसे नहीं पता, हमें तो वो फॉर्मूले से बताओ जो आपने बताया था। तो देखिएगा प्रतिशत परिवर्तन का बेटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, V2 माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100, बाद वाला माइनस पहले वाला बटा पहले वाला इंटू 100। तो यहां से देखें बाद वाला कितना है 83.3 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। बेटा 100 से 100 गया तो ये कितना बचेगा आपके पास, माइनस 16.7%। बेटा ये माइनस आया, ये माइनस किसको बताता है, कमी को बताता है। तो हमने बोला कि एक गैस का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब 20% से बढ़ा दें तो उसके आयतन में 16.7% की लगभग कमी हो जाएगी। कैलकुलेशंस वगैरह बेटा एक बार देख लें, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह आप खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलूं आगे। तो आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। सिंपल सा है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखें। यदि यहां माइनस नहीं आता प्लस आता तो हम बोलते वृद्धि, और माइनस आया तो क्या होगा बेटा, कमी होगा। बेटा आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैस के 5 एटीएम दाब पर, एक गैस को 5 एटीएम दाब पर 0 डिग्री से 546 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तथा साथ ही साथ उसे 1/3 आयतन तक संपीड़ित किया गया, तब उसके परिणामी दाब की गणना कीजिए। तब उसके परिणामी दाब की गणना कीजिए। तो बेटा दो अलग अलग गैसेस की बात की है, तो हमारा वही फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो सारी चीजें हमने दोबारा लिख ली। देखो P1V1 इज इक्वल टू N1R_T1, P2V2 इज इक्वल टू N2R_T2। बेटा R से R गया। बेटा P1 क्या क्या है पैरामीटर ध्यान रखें, पहले दाब था 5 एटीएम, पहले आयतन था V, बोल सकता हूं डन बेटा। तो P1 तो था 5 एटीएम, P2 आपको निकालना है, पहले आयतन था V, बाद में आयतन 1/3 आयतन से संपीड़ित कर दिया, तो 1/3 आयतन तक, ये जरूर याद रखें तक। तो बेटा V2 कितना रह गया, पहले आयतन का 1/3 तो V/3। पहले ताप था बेटा 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब 273 ऐड कर दो तो 273 केल्विन आया। बाद में ताप बेटा 546 डिग्री, इसमें 273 जोड़ दो तो 819 केल्विन आ गया। बोलो बेटा सही बात है। तो वैल्यूज रखो, P2 निकालना है, ये V/3 आया। बेटा समान गैस है तो मोल बराबर होंगे, पहले ताप 273 था, बाद में ताप 819 रह गया। तो बेटा इसको थोड़ा सा यदि अपन सॉल्व करें तो V से V गया, ये बटा 3 ऊपर आ जाएगा क्योंकि हर का हर अंश होता है, तो 5 गुणा 3 बटा P2, बेटा ये 3 बार जाएगा 1/3,
3। तो बेटा यहां से गुणा कर लिया तो P2 आया 5 3 15, 15 3 45 ATM। तो बेटा क्वेश्चन से नहीं घबराना है, सिंपल था, बस जो लैंग्वेज बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। एक थीम समझ में आ गई। जब भी दो अलग अलग स्थिति में बात करें तो आप तो नियम वियम सब छोड़ो, इस तरीके से दो इक्वेशन बना लो, जो चीजें हैं उसकी वैल्यू रख दो, जो अज्ञात है वो निकल के आ जाएगा। इज इट ओके? इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलो आगे। तो आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कुछ मैं मेरी साइड से करा रहा हूं बेटा आपको, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। शीट के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, तो शीट के क्वेश्चंस के लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि शीट के तो अपन ने बेटा बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं भाई। आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। बेटा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और। (34.05 ml फॉस्फोरस वाष्प का भार 546 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 बार दाब पर 0.0625 ग्राम है, तब इस गैस का अणुभार ज्ञात करें। ठीक है बेटा, तो जो क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। तो बेटा अपन देख लें इसको। बेटा पीवी बराबर एनआरटी, लेकिन हमें अणुभार से रिलेटेड बात की है तो फॉर्मूले में अणुभार भी लाना पड़ेगा। बेटा एन क्या है? मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम भार बटे अणुभार। तो बेटा मैं यहां से लिख सकता हूं पीवी बराबर मोल की जगह, चूंकि मोल बराबर ग्राम भार बटा अणुभार होता है, नहीं होता है? होता है। तो पीवी बराबर ग्राम भार बटा अणुभार, ये तो आ गया मोल, इंटू आर इंटू टी। डन। अणुभार निकालना है तो मैं यहां से बोल सकता हूं अणुभार बराबर ग्राम भार इंटू आर टी, ये बटा में आ जाएगा पीवी। तो यहां से देखिएगा ग्राम भार कितना है? 0.0625। बेटा आर कितना है आपका? अब एटमॉस्फेयर की बात करूं तो 0.083। एटमॉस्फेयर में यही होता है आर का मान। ताप 546 डिग्री, तो बेटा 546 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ दो तो 819 केल्विन आएगा। तो बेटा ये आ गया 819। दाब बेटा 1 बार बोला है, तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए दाब कितना होता है 1 बार पे। तो बेटा आप इधर से एक चीज भी कर सकते हो, चूंकि आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है? 1.01 बार के लगभग होता है। तो बेटा यहां से आप इसको लगभग दोनों को बराबर मान सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो बेटा ये इतना ही मान लो, 1 ही मान लो, लगभग बराबर है। V की बेटा बात करें 34.05 ml है, तो बेटा ml को लीटर में बदलना है तो बटा 1000 डाल देते हैं। तो बेटा 34.05 बटा 1000। बेटा इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो देखिए 0.0625, 0.083, 819 और ये 1000 बेटा हर का हर अंश बन जाएगा और नीचे आ गया 34.05। ये बेटा जब आप इसको काटा पिटी करके सॉल्व करोगे वो आप देख लेना, इसमें अपन टाइम नहीं लगाएंगे, तो लगभग बेटा 125 ग्राम के समथिंग आएगा।
बेटा कैलकुलेशन वगैरह एक बार आप करके देख लेना, आपको पता लग जाए। सिंपल मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। अणुभार पूछा है तो क्वेश्चन में पहले फॉर्मूले से अणुभार निकालो, पीवी बराबर एनआरटी। एन क्या होता है? ग्राम भार बटे अणुभार। जो चीज पूछी है उसको पहले सीन करो, उसको पहले लेके आओ कि अणुभार किस तरीके से निकलता है। मान लो ये डेंसिटी पूछता, घनत्व पूछता, तो हम फॉर्मूला लिखते पीएम इज इक्वल टू डी आर टी, जहां डी क्या हो जाता आपका? घनत्व हो जाता। समझ में आती है बात? ओके, चलूं आगे। तो एक बार इसको रफ करता हूं बेटा, आगे और क्वेश्चन देखते हैं अपन। बेटा नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और करा देते हैं आपको। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये बोला है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ए गैस के 1000 ml को 600 टॉर दाब तथा बी गैस के 500 ml को 800 टॉर दाब पर मिश्रित किया गया हो तथा मिश्रण का परिणामी दाब मिश्रण का परिणामी आयतन 2 लीटर हो, तब परिणामी दाब की गणना कीजिए। समझ में आ गई बात बेटा? बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है, इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाए, एक गैस के दाब आयतन को दूसरे गैस के दाब आयतन के साथ मिला रहे हैं, बेटा ताप वगैरह की बात नहीं की, इसका मतलब नियत ताप है, तो नियत ताप है तो बॉयल का नियम याद आ जाएगा, और बॉयल का नियम याद आ जाता है तो दो अलग अलग गैसों के लिए बेटा हमेशा ये फॉर्मूला काम में लेना होता है, P1V1 प्लस V2V2। ऐसे और भी गैसें होती तो P3V3 प्लस P4V4, जितनी भी गैसें हैं इज इक्वल टू परिणामी गैस P। समझ में आ गई बात बेटा? ये किसकी बात की है? ये परिणामी की बात की है, परिणामी गैस के दाब और आयतन। अब इधर भी एक चीज इंपॉर्टेंट सुनो सर, P1 है आपका 600 टॉर, यहां से मैं ये बोल सकता हूं सर ये तो है आपका P1, ये है आपका V1, ये है आपका बेटा V2, ये है आपका P2। सर परिणामी आयतन क्या होगा? बेटा यदि प्रश्न में हमारे को बोल दिया है परिणामी आयतन इतना है तो आप वो ही मान के चलोगे। आप बोलोगे सर इतना तो हो ही नहीं रहा, देखो कैसे। 1000 ml का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? 1 लीटर। 1000 ml का मतलब 1 लीटर होता है, और 500 ml का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? आधा लीटर। बोलो बोल सकता हूं क्या? आधा लीटर या 0.5 लीटर। तो आप बोलोगे सर 1 लीटर को आधे लीटर के साथ मिलाया तो 1.5 लीटर ही होता है, ये 2 लीटर क्यों लिया? तो बेटा परिणामी आयतन आपको जो बोल दिया, तो चाहे वो दोनों के योग से आ रहा हो नहीं आ रहा हो, परिणामी आप उतना मान के चलोगे। क्या पता पानी मिलाया हो, मिलावट का जमाना है भाई, क्या पता पानी मिला दिया हो, तो बेटा उसमें हमको दिमाग नहीं लगाना, परिणामी बोल दिया है तो हमको उतना मान के चलना है। मान लो परिणामी नहीं बोलता तो फिर आप आयतन V1 और V2 को जोड़ के परिणामी बताते, एक और आधे को जोड़ लेते तो 1.5 लीटर आता है। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से देखो वैल्यूज रख रहा हूं मैं, सबको लीटर में बदल लिया क्योंकि ये भी लीटर में है। तो P1 है आपका 600 इंटू 1, P2 है आपका 800, V2 है आपका 1/2, और बेटा परिणामी दाब निकालना है, आयतन कितना है आपका 2 लीटर दे दिया। तो यहां से देखा तो इससे काटा 400 आया, तो 600 और 400 1000,
बटा 2, ये आपका P आएगा, कितना आएगा 500, मात्रक क्या है टॉर्क, तो ये आ गया आपका 500 टॉर्क, ये आपका बेटा आंसर। समझ में आ गई बात। तो दो अलग अलग गैसों, दो या दो से ज्यादा अलग अलग गैसों के दाब और आयतन की बात करें और फिर परिणाम ही पूछे तो हमेशा फॉर्मूला लगता है P1V1 प्लस P2V2, जितनी भी गैसें हैं इज इक्वल टू परिणामी गैस जो क्या होगी P2। परिणामी आयतन आपको देगा, नहीं तो जितनी भी गैसें कोई आयतन दिए हैं सबको जोड़ लो। समझ में आती है क्या बात बेटा। तो ये क्वेश्चन एक और हमने देखा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका फंडा मैंने आपको बता दिया है। चलो आगे। आगे देखते हैं बेटा। और बेटा एक ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मीथेन तथा हाइड्रोजन गैस के, मीथेन तथा हाइड्रोजन गैस के घनत्वों का अनुपात क्या होगा यदि उनके दाबों का अनुपात 1:2 हो। समझ में आ गई बात। मीथेन और हाइड्रोजन गैस के घनत्व का अनुपात क्या होगा यदि हमें बेटा बता दिया है उनके दाबों का अनुपात कितना है, 1:2 है। तो बेटा पहली बात तो हम दाब और घनत्व इनमें आपस में संबंध देखें तो हम क्या बोल सकते हैं। देखो घनत्व के रूप में मैं बताया था आपको आदर्श गैस समीकरण, Pm बराबर DRT होता है, जहां पे P दाब होगा, M अणुभार होगा, D गैस का घनत्व होगा, R नियतांक होगा और T ताप होगा। तो दो अलग अलग गैसें बात कर रहे हैं, मीथेन और H2। तो मैंने क्या बोला, P1M1 अपॉन P2M2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 RT। बेटा ताप समान है तो ताप से ताप गया, आर से आर गया, डन। इसको बेटा मैं मान लू मीथेन को तो गैस 1, बार बार पूरा नहीं लिखना पड़े, मीथेन को तो गैस 1, H2 को गैस 2, जिससे बेटा बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। तो बेटा इनके दाबों का अनुपात क्या बोला है, 1:2। मीथेन का अणुभार कितना है, तो इसका अणुभार याद रखो, मीथेन मतलब CH4 तो अणुभार 16, H2 मतलब अणुभार 2, तो बेटा ये हो गया 16/2 D1/D2। बेटा यहां से काटा 4 आया, तो बेटा कितना आएगा 4:1। समझ में आ गई बात। गलती कहाँ होती है, हम सर ये अणुभार लेना भूल जाते हैं, तो याद रखें अणुभार भी साथ में आएगा, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण घनत्व और अणुभार के रूप में क्या होती है, Pm इज इक्वल टू DRT होती है। क्लियर है बेटा। चलूं आगे, तो आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। बेटा एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं आपके मॉड्यूल के अलावा जो पैटर्न के पूछे जा सकते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गुब्बारा जिसमें 1 ग्राम हीलियम गैस भरी है, यदि गुब्बारे से 0.27 ग्राम हीलियम गैस बाहर निकल जाए तब गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात। तो इसकी देखिए बात करते हैं बेटा। क्या बोल रहा है
किस अकॉर्डिंगली हमारा ये क्वेश्चन बेटा चेंज होगा। चलूं आगे। तो बेटा हमको यहाँ पे गुब्बारे की बात की है और उसके वजन की बात की है। तो बेटा एवोगाद्रो नियम से मैं बोल सकता हूं ताप और दाब की समान परिस्थिति है तो समान आयतन में मोलों की संख्या भी बेटा क्या होती है, समान होती है। बोलो बेटा सही बात है नहीं है? इसलिए ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहचानना आपको पता होना चाहिए। तो बेटा इधर से देखो मैंने क्या बोला है, V समानुपाती है मोलों के। अलग अलग स्थिति में बात करूं V1 अपॉन V2 होगा N1 अपॉन N2। बोल सकता हूं बेटा। बेटा गुब्बारा मतलब गोला, गैस के अणु की जब भी बात करते हैं, और गोले का आयतन आपने पढ़ा है 10 तक 4/3 पाई आर क्यूब। सही बात है बेटा। तो देखिए बेटा मैंने क्या बोला है, मैंने यहाँ पे बोला 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब। सही बात है बेटा। N1/N2, N क्या है, मोलों की संख्या। 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दिया तो आपको मिला R1 क्यूब बटा R2 क्यूब बराबर N1/N2। पहले कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हमने बोला 10 का क्यूब R2 क्यूब निकालना है। पहले 1 ग्राम गैस भरी हुई है तो N1 कितना आएगा, ग्राम भार बटे अणु भार। बाद में बेटा देखिएगा N2 बाद के मूल, तो बेटा 1 ग्राम में से 0.27 ग्राम निकाल दी तो बच गई कितनी, 0.73 ग्राम। 0.73 ग्राम ही बचेगी, एक में से 0.27 गई तो बेटा बाद में मोल ग्राम भार बटा अणु भार। समझ में आ गई बात भाई। R1 क्यूब बटा R2 क्यूब, ये R1 है, R2 निकालना है। पहले मोल ग्राम भार बटे अणु भार 1/4 1 ग्राम थी। अब एक में से 0.27 ग्राम निकाल दी तो बच गई कितनी, 0.73 ग्राम। तो बाद में मोल ग्राम भार बटे अणु भार। बेटा अणु भार दोनों में समान है, कट गया। तो देखो 10 का क्यूब किया तो 1000 बटा R2 क्यूब 1/0.73। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो R2 क्यूब कितना आया, 0.73 गुणा 1000। तो यहां से आपने सॉल्व किया तो R2 क्यूब आया 730 सेंटीमीटर। और बेटा इसका यदि आपने घनमूल लिया 730 का, तो बेटा याद रखें यदि आप लगभग 9 का देखेंगे तो बेटा 9 का क्यूब होता है 729, यहाँ 730 है तो लगभग कितना आ जाएगा बेटा, 9 सेंटीमीटर, लगभग 9.00 समथिंग एक आएगा जिसे अपन 9 सेंटीमीटर मान सकते हैं। बेटा क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। केवल भार और यदि आयतन की बात कर रहा है तो एवोगाद्रो नियम से हम बोल सकते हैं समान आयतन में मोलों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो पहले मोल कैसे निकाले, 1 ग्राम था तो ग्राम भार बटे अणु भार कर लिया। बाद में मोल एक में से 0.27 ग्राम बाहर निकाल दी तो बच गई कितनी, 0.73 ग्राम। समझ में आती है बात। तो अच्छे ये दोनों ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे गलती किससे हो रही थी, अणुभार से। अणुभार नहीं लेते तो गलत हो जाता। ओके तो रफ करते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये सब बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाए जा रहे हैं जिससे आप लोगों को बेटा दिक्कत नहीं हो। अब आपको भी बेटा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बेटा मजा नहीं आएगा।
देखिए बेटा एक क्वेश्चन, बेटा ये आपके स्टेज का ही क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, बता देता हूं कहाँ है ये, और देख लेते हैं बेटा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये टाइप के क्वेश्चन बेटा कई जगह पूछे हुए हैं, बता देता हूं एक बार। बेटा आपका स्टेज 1 का देखो, ये स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या बोल रहा है, किस स्थिति में एक गैस का शुद्ध नमूना 1 एटीएम दाब तथा सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, किस स्थिति में एक गैस का शुद्ध नमूना 1 एटमॉस्फेयर दाब तथा सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर प्रदर्शित करता है। तो बेटा ताप का मान निकालना है, देखना है क्या कंडीशन है। बेटा आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT, सांद्रता की बात कर रहा है तो देखो बेटा मैं ये लिख सकता हूं P बराबर N/V, इसको नीचे ले आया RT। चूंकि बेटा सांद्रता जो होती है, सांद्रता C वो N/V होती है, मतलब मोल प्रति लीटर होती है। बोलो सही बात है क्या बेटा? तो बेटा यहां से मैंने बोला P इज इक्वल टू CRT, बेटा 1 एटमॉस्फेयर दाब बोला है, सांद्रता आपको 1 मोल प्रति लीटर बोला है, इंटू R इंटू T, यहां से T निकालू 1/R, और बेटा R का मान आपको दिया है 1/0.0821। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो लगभग ये बेटा 12 केल्विन से रिलेटेड आएगा। सॉल्व करके देख लें, 12.1 केल्विन आएगा, जिसे लगभग 12 केल्विन आप मान सकते हो। ताप हमेशा केल्विन में ही आता है, आपको पता है। तो बेटा क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। सांद्रता, आदर्श गैस को बेटा मैंने सांद्रता में भी रखना बता दिया, P इज इक्वल टू CRT, क्योंकि N/V सांद्रता होती है। घनत्व में भी बता रखा है PM इज इक्वल टू DRT। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस रूप में वो आपसे पूछना चाह रहा है, इस चीज का बेटा खास ध्यान रखें। यहां गलती होगी तो बेटा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है बेटा बात? तो इस तरीके से बेटा आपको पता लग गया है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा इस तरीके से आपने देखा, आप लोगों को काफी क्वेश्चन बेटा करवा दिए हैं। एक आधा क्वेश्चन और बता देते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाए। बेटा तरीका सब में वो ही सेम लगेगा, ऐसा नहीं है कि तरीका अलग हो जाएगा, तरीका सब में सेम रखने वाला है बेटा। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, स्टेज 1 का ही। बेटा इजी सा क्वेश्चन है, पहला आपको करवा दिया था। एक गुब्बारा है जो 47 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जिसमें 3 लीटर गैस भरी हुई है। T1 आपको बोल दिया 47 डिग्री। बेटा जरूर ध्यान रखें केल्विन में चेंज करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई इलाज नहीं है। तो बेटा कितना हो जाएगा देख लो, 27 से तो 300, तो ये 320 केल्विन आ रहा है क्या? बिल्कुल। बेटा V1 दे दिया 3 लीटर, V2 दे दिया, बेटा जब ठंडा किया इसे तो आयतन कम हो गया, तो आपको T2 पूछा है। बेटा फिर से वही बात, दाब वगैरह और किसी भी चीज की बात नहीं की है, तो हम बेटा सीधी सीधी एक ही बात बोलते हैं, V समानुपाती T, ये चार्ल्स के नियम से होता है। सर हमें ये नहीं पता तो बेटा PV बराबर NRT, वहां से पुट कर लो, P1 V1 बराबर N1RT1, P2 V2 बराबर N2RT2। तो दाब नियत है हटा दो, R नियत है, N नियत है, V समानुपाती T आ गया। अलग अलग गैसेस के लिए बात करूं तो V1/V2 बराबर T1/T2। बोलो सही बात है नहीं? सही बात है ये। तो V1/V2 बराबर कितना आ गया आपके पास? T1/T2 आ गया। तो बेटा यहां से यदि वैल्यूज रखें अपन, तो V1 कितना है 3, V2 कितना है 2.7, T1 कितना है 320। बेटा ताप हमेशा केल्विन में बात करेंगे, ये नहीं सर ऑप्शन डिग्री में दे रखा है तो डिग्री में ही ले लेते। पहले कंडीशन बता चुका हूं कि पूरे गैसीय अवस्था में जब भी ताप की बात होगी तो ताप आप हमेशा बेटा पहले केल्विन में ही निकालोगे। तो बेटा यहां से ये आ गया T2। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो T2 आया
2.7 गुणा 320 बटा 3 पॉइंट हटाया, ये इससे ये गया 3 नाम 27। तो बेटा यहां से आपका T2 आ गया 32 गुणा 9 केल्विन। तो यहां से कितना हुआ, 9 दूना 18 की 8, यहां से लगी एक 27 और एक 28, 288 केल्विन। डिग्री में बदलना है तो बेटा डिग्री के लिए 273 माइनस कर लो तो 15 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा देख लो डिग्री में पूछा है या केल्विन में पूछा है, जिसमें भी पूछा है उसके अकॉर्डिंग बेटा ये आपका बदल जाएगा। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस। समझ में आती है बात बेटा? तो इस तरीके से मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए गैसीय अवस्था के। आगे और बात कर लेते हैं। डन बेटा। तो ये बेटा अपन ने गैसीय अवस्था में जितनी भी अपनी थ्योरी थी या अपने पास क्वेश्चन थे स्टेज 1, 2, 3, 4 के, वो सारे बेटा अपन ने इस तरीके से कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना ये आज का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर 148 में बेटा अपन अपना नेक्स्ट लेक्चर ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी इजी चैप्टर है, बस कैलकुलेशन का फंडा रहेगा। और कैलकुलेशन तो बेटा अब आप सीख ही गए हो कैसे करना है, अब आपके लिए बेटा ये नई चीज नहीं है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं वीडियोस की सारी स्लाइड्स देखो, काफी क्वेश्चन शीट के मैंने करा दिए हैं, नहीं हो बाकी घबराना नहीं है, आपको खुद को करके देखना है। अदरवाइज डाउट काउंटर पे भेज दो, लेकिन बेटा डाउट पे भी ये नहीं है कि मैं आपको सबका सॉल्यूशन करके भेजूं। पहले मैं आपको वॉइस मैसेज से उसका हिंट दूंगा, आप करके देखो, फिर नहीं होता है तो फिर दोबारा मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ गई बात बेटा? क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेटा आप में परफेक्शन आए। ओके, तो इसी के साथ आज के लिए इतना काफी है। इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म, बाकी की बातचीत अपन बाद में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।